पृथ्वीराज चौहान की विरासत। किला राय पिथौरा के इन खंडारत में राजा की बहादुरी आज भी महसूस की जा सकती है। अल्लाहू अकबर! हमला! अपने सिपाहियों को इकट्ठा करो, दुश्मन आ गए हैं। जीत हमारी हुई, शत्रु भाग गया। जय राजपूताना! तारीख हमें हकायक देती है, लेकिन ऐसी दास्तानें। पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें सिखाती है कि असली हार जिस्म के बंध जाने या आंखों की रोशनी चले जाने से नहीं होती। असली हार तब होती है जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, जब हम अपने एजाज और असूलों के लिए लड़ना बंद कर देते हैं। और हम उन्हें उस अटूट दोस्ती के लिए याद करते हैं जो मौत की दहलीज पर भी उनके साथ खड़ी रही। हम उन्हें उस हिम्मत के लिए याद करते हैं जिसने मात को भी एक मौका में बदल दिया। जंग में जीत और हार तो होती रहती है, लेकिन तारीख सिर्फ उनको याद रखती है जो सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते। हम उन्हें उस अदनीय कुव्वत इरादी के लिए याद करते हैं जो ना जंजीरों से टूटी और ना अंधेरों में दबी। हम उन्हें इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने कोई जंग जोती या हारी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने झुकना नहीं सीखा। The question is not who killed Ghori. The question is, why do we still remember Samrat Prithviraj Chauhan centuries later? ये वो कहानी है। ये वो कहानी है जो हमें बताती है कि हार के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है और एक आखिरी बान भी तारीख का रुख बदल सकता है। पृथ्वीराज रासो की ये कहानी तारीखी हकाइक से ज्यादा एक कौम के स्वास्थ्यमान की दास्तान है। पृथ्वीराज जैसे महान नायक की कहानी किसी अंधेरी कोठड़ी में खत्म नहीं हो सकती थी। इस कहानी को एक ऐसे अंजाम की जरूरत थी जो उसकी एक की आंखें बंद थीं पर दिल देख रहा था। उन्होंने मौत को भी अपनी शर्कों पर गुले लगाया और अपनी दोस्ती को तारीख में अमर कर दिया। ये कहानी जो चंद बरदवाई के महाकाव्या पृथ्वीराज रासू से हम तक पहुंची, सदियों से हर हिंदुस्तानी के दिल में दुश्मन के सिपाही करीब आ रहे थे, लेकिन इन दोनों दोस्तों ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। वो दुश्मन के हाथों जलील होना नहीं चाहते थे। उनकी आखिरी नजर अपनी धरती पर थी, एक ऐसी दुआ जो सदियों तक इस मिट्टी की हिफाजत करती रहेगी। शायर और शहंशाह, दोस्त और योद्धा, वो अब सितारों का हिस्सा बन चुके थे। हिंदुस्तान की मिट्टी में रची बसी ये दास्तान हमें सिखाती है कि वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। आज भी जब बहादुरी की मिसाल दी जाती है तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे पहले आता है। वो एक ऐसी जब जिस्मानी बंधन टूट गए तो वो दो रूहें अपने आबदी सफर पर रवाना हुईं। वहां ना कोई जंजीर थी। वक्त गुजर गया, सुल्तनतें मिट गए, लेकिन दिल्ली की इन पुरानी दीवारों में आज भी उस पृथ्वीराज चौहान मरकर भी जिंदा रहे, एक ऐसी दास्तान बनकर जो आने वाली नस्लों को बहादुरी, वफादारी, एक आखिरी फैसला, एक आखिरी अहद, दो दोस्त, दो योद्धा, दो रूहें। चंद बादवाई भागते हुए अपने दोस्त के पास पहुंचे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए एहतराम और अलविदा का पैगाम था। सम्राट, काम पूरा हुआ। जयचंद ने अपने महल के दरवाजे पर पृथ्वीराज की एक मूर्ति खड़ी कर दी ताकि उनका अपमान कर सकें। जब यह खबर पृथ्वीराज तक पहुंची तो उनका स्वास्थ्यमान जाग उठा। वो अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ कनूज के लिए रवाना हो गए। सुनियोगेता ने तमाम राजाओं को नजरअंदाज कर दिया और दरवाजे पर खड़ी पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में माला डाल दी। इसी पल पृथ्वीराज वहां जाहिर हुए और सुनियोगेता को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले आए। इसी पल पृथ्वीराज वहां जाहिर हुए और सुनियोगेता को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले आए। जयचंद इस अपमान की आग में जलने लगा।
उसने कसम खाई कि वो पृथ्वीराज को बर्बाद कर देगा। इसी वक्त गजनी का जालिम सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान पर अपनी नजरें जमाए हुए था। 1191 में गौरी ने एक बड़ी फौज के साथ भटंडा के किले पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। ये पृथ्वी राज के लिए एक बराहे रास्त चैलेंज था। उन्होंने अपनी फौज जमा की और गौरी का सामना करने निकल पड़े। तराइन के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने थीं। गौरी के पास माहिर तुर्क घड़सवार थे जो दूर से तीर चलाने में माहिर थे। वहीं पृथ्वी राज की राजपूत फौज आमने सामने की लड़ाई पर यकीन रखती थी, जहां जान से ज्यादा एजाज अहम था। जंग शुरू हुई। तुर्कों ने तीरों की बारिश कर दी, लेकिन राजपूतों ने इस हमले को झील लिया और ऐसा जवाबी वार किया कि गौरी की फौज में भगदड़ मच गई। जंग शुरू हुई। तुर्कों ने तीरों की बारिश कर दी, लेकिन राजपूतों ने इस हमले को झेल लिया और ऐसा राजपूतों की तलवारों के सामने गौरी के सिपाही टिक ना सके। खुद सुल्तान मोहम्मद गौरी भी मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गया। राजपूतों की तलवारों के सामने गौरी के सिपाही टिक न सके। खुद सुल्तान मोहम्मद गौरी भी मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गया। सुल्तान मोहम्मद गौरी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार लिए मैदान से भाग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में इंतकाम की आग अभी बाकी थी। राजपूत रिवायत के मुतालिक भागते हुए दुश्मन पर वार करना उनके असालों के खिलाफ था। गजनी पहुंचकर गौरी ने चीन से ना बैठने की कसम खाई। उसने 1 साल तक सिर्फ उस हार का बदला लेने की तैयारी की, अपनी फौज को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया। दूसरी तरफ जयचंद की नफरत ने उसे गौरी से हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया। आपनों की गदारी ने हिंदुस्तान की तकदीर बदलने की बुनियाद रखी। 1192 में गौरी एक बार फिर तराइन के मैदान में आ पहुंचा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। सूरज अभी निकला भी ना था कि गौरी ने अपनी चाल चल दी। जब राजपूत सिपाही अपनी सुबह की इबादत और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, तभी अचानक दुश्मन ने हमला कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ये वो रिवायत शुन हमला था जिसकी तवक्को किसी राजपूत योद्धा को नहीं थी। पृथ्वीराज ने फौरन अपनी तलवार थामी। उनकी आंखों में हैरत नहीं, बल्कि एक योद्धा का गुस्सा था। हर राजपूत गौरी जानता था कि वो आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत सकता। उसने अपनी फौज को 4 हिस्सों में बांट दिया था ताकि राजपूतों को थकाकर उन्हें घेरे में लिया जा सके। गौरी जानता था कि वो आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत सकता। उसने अपनी फौज को 4 हिस्सों में बांट दिया था ताकि राजपूतों को थकाकर उन्हें घेरे में लिया जा सके। दोपहर होते होते राजपूत थक चुके थे। गौरी ने अपनी 10,000 की ताजा दम रिजर्व फौज मैदान में उतार दी। सूरज ढल रहा था और उसके साथ ही एक अहद का सूरज भी गरूब हो रहा था। पृथ्वी राज के वफादार सिपाही गौरी की आंखों में फतह की सर्द चमक थी। उसने हुक्म दिया, इसे गजनी ले चलो। धोखे और थकन ने वो काम कर दिया जे ताकत ना कर सकी। हिंदुस्तान का आखिरी हिंदू सम्राट। जंजीरों का बोझ भारी था, लेकिन उनके हौसले से ज्यादा नहीं। एक अजीम शान सुल्तनत का बादशाह अब धोखे और थकन ने वो काम कर दिया जे ताकत ना कर सकी। हिंदुस्तान का आखिरी हिंदू सम्राट। अंधेरी कोठड़ी की खामोशी में सिर्फ जंजीरों की झंकार गूंज रही थी। ये जंजीरें किसी आम कैदी के लिए नहीं थीं। ये दिल्ली के शहंशाह पृथ्वीराज चौहान को जकड़े हुए थीं। उनके जिस्म पर उनगंत जख्म थे, लेकिन सबसे गहरा जख्म उनकी आंखों पर था। सुल्तान मोहम्मद गौरी के हुक्म पर दहकते हुई सिलाखों ने उनकी दुनिया के सारे रंग छीन लिए थे। हार और तकलीफ के बावजूद उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और वही पुराना वकार था। तभी कोठड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़े पंडित की सूरत में कोई अंदर दाखिल हुआ। पंडित ने पहरेदार की हथेली पर कुछ सिक्के रखे और वो खामोशी से दरवाजा बंद करके चला गया। वो आदमी धीरे धीरे जंजीरों में जकड़े पृथ्वीराज के पास आया और फुसफुसाया, सम्राट, मैं आ गया। पृथ्वीराज के जिस्म में हल्की सी हरकत हुई। उन्होंने सर नहीं उठाया, बस एक गहरी थकी हुई आवाज में कहा, चंद, तुम। वो साधु कोई और नहीं बल्कि चंद बरदवाई थे, पृथ्वीराज के बचपन के दोस्त, उनके राजकवि और मशीर। चंद ने सम्राट के पैरों के पास बैठकर कहा, जहां आप वहां मैं। दिल्ली सोनी है सम्राट, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। पृथ्वीराज के होंठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आई। किस लिए? इस अंधे के लिए दिया मांगने आए हो?
चौहान दिया नहीं लेता चंद। चंद बरदवाई की आंखों में एक चालाक चमक उभरी। उन्होंने झुककर कहा, दिया नहीं सम्राट। मैं आपके एजाज की आखिरी लड़ाई लड़ने का मौका मांगने आया हूं। मैंने सुल्तान को आपके इस फन शबद भेदी बान के बारे में बताया। पृथ्वीराज खामोश रहे। जंजीरों में बंधी उनकी अट्ठियां कस गईं। वो उसे एक तमाशा समझता है। वो मजाक उड़ा रहा था कि एक अंधा राजा क्या निशाना लगाएगा। वो अपनी पूरी सल्तनत के सामने आपका अपमान करना चाहता है। काल कोठड़ी का अंधेरा और भी गहरा महसूस होने लगा। फिर पृथ्वीराज चौहान ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। उन्होंने कहा, तो एक आखिरी मौका। इस एक जुमले में हार नहीं थी, बल्कि एक योद्धा की वो आखिरी चंगारी थी जो अभी बाकी थी। मैदान जंग सज चुका था, लेकिन इस बार मुकाबला तीरों तलवार का नहीं, बल्कि एक योद्धा के वकार और उसके आटल निशाने का था। आवाज के निकलते ही सम्राट ने अपना रुख बदला। उनके जहन में चंद बरदवाई के दोहे की गुनती चल रही थी। सुल्तान ने कहका लगाया, देखो दिल्ली के इस सोरमा को जो अब अंधेरे में अपना नसीब तलाश करेगा। तभी चंद बरदवाई के लब हले, 4 बांस 24 गज अंगोल अष्ट परमान। तभी चंद बरदवाई के लब हले, 4 बांस 24 गज इंगोल अष्ट परमान। पृथ्वीराज के बाजुओं में जैसे बिजली भर गई। उन्होंने अपने दोस्त की आवाज को अपना रास्ता बना लिया। और फिर वो तेर निकला जो तारीख का रुख बदलने वाला था। और फिर वो तेर निकला जो तारीख का रुख बदलने वाला था। खामोशी को चीरती हुई एक सनसनाहट। निशाना ठीक वहीं लगा जहां उसे लगना चाहिए था। आवाज खत्म हुई और सुल्तान का गुरूर मट्टी में मिल। निशाना ठीक वहीं लगा जहां उसे लगना चाहिए था। आवाज खत्म हुई और सुल्तान का गरूर मट्टी में मिल गया। सुल्तान गिरा और उसके साथ ही एक जाबिर सल्तनत का तकब्बुर भी। मैदान में एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे तारीख कभी नहीं भूलेगी। दरबार में कहराम मच गया। किसी को समझ न आया कि पल भर में क्या हो गया और कैसे एक आंधे कैदी ने सुल्तान का खात्मा कर दिया। तीर ने अपनी मंजिल पाली थी। सुल्तान के लबों से एक चीख भी न निकल सकी और वो अपने गरूर समेत तख्त से नीचे आ गिरा। मकसद पूरा हुआ। 2 दोस्तों ने तारीख रकम कर दी। जिस्म मिट गए, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। पृथ्वीराज चौहान मरकर भी जिंदा रहे, एक ऐसी दास्तान बनकर जो आने वाली नस्लों को बहादुरी, वफादारी। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वो शख्स जो हक और इंसाफ के लिए खड़ा होता है, उसमें पृथ्वीराज का एक हिस्सा बसता है।